सबसे पहले बात 3 मुलाकात और सस्पेंस की। सस्पेंस कि कल क्या होगा। क्या केंद्र सरकार इस बार भी 5 अगस्त को ऐसा फैसला लेगी जिसका अंदाजा विपक्ष को है ही नहीं, और कल से संसद में बहस का नया मुद्दा क्या आ जाएगा। दरअसल मानसून सत्र के बीच एक ही दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकात ने सियासी गलियारों में खबरों का एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति से इस तरह की बैक टू बैक मुलाकातें बहुत कम देखी गई हैं। तो क्या कल 4 से 5 घंटे के भीतर राष्ट्रपति से हुई प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की मुलाकात में बड़ी राजनीति का गहरा राज छिपा है? आज हम आपको केवल सस्पेंस में नहीं रखेंगे, बल्कि खबर की तह तक ले जाएंगे। 6 साल बाद का इतिहास जल्द दोहराया जाने वाला है। मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से होगा। क्या जम्मू कश्मीर को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह फिर बड़ा कदम उठाने वाले हैं? ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है, और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। क्या दिल्ली में होती बैठकों की हलचल से बड़ी खबर निकलने ही वाली है? क्यों विपक्ष को भी लगने लगा है कि मोदी सरकार जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकती है? अफवाहें तो हम भी सुनते हैं और उस पर विश्वास भी करते, लेकिन इस सरकार का कोई पता नहीं। अभी भी आपको लग रहा है कि इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? इसी से आशंकाएं और उम्र का बाजार गर्म हो रहा है, जो आप पूछ रहे हैं। 5 अगस्त 2019 वो तारीख जब नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी का फैसला लिया। और अब 5 अगस्त 2025 क्या फिर संसद में मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है? क्या होने वाला है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पुराने इतिहास की तरह अगस्त के महीने में कुछ बड़ा हो सकता है? इन सारे सवालों की वजह सबसे पहले इन 2 मुलाकात से सामने आती है। मुलाकात जो दिखने में सामान्य है, लेकिन टाइमिंग ऐसी कि दिल्ली से लेकर देश भर में चर्चा होने लगती है कि क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके लिए पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और फिर कुछ ही देर में गृहमंत्री भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करने पहुंच जाते हैं। रविवार दोपहर 12:41 पर राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किया जाता है। लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। आप कहेंगे इसमें क्या कुछ अलग है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किया, तो उस दौरान कोई चर्चा और खबर इस बात को लेकर के नहीं हुई, क्योंकि ये कहा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा की, उस सिलसिले में मुलाकात किया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री के मिलने के 4 घंटे के भीतर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किया। उस दौरान ये चर्चा होने लगी कि ऐसा क्या हुआ कि 4 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात द्रौपदी मुर्मू से होती है और बातचीत होती है। तो इस तरीके की चर्चाएं लगातार शुरू हो गई। राष्ट्रपति भवन की अब दूसरी पोस्ट पर गौर करिएगा। रविवार शाम 6:37 पर, जिसमें लिखा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इन दोनों मुलाकातों को सामान्य नहीं माना जा रहा है। वजह साफ है कि आम तौर पर जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं तो उस दौरान दोनों की या तो औपचारिक मुलाकात होती है या फिर विशेष मौके पर मुलाकात की जाती है। लेकिन कुछ घंटों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात एक तरीके का सस्पेंस दिखाती है। अब सवाल ये है कि इन सब के पीछे सस्पेंस क्या है। और इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें अमित शाह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका ने मुलाकात की है। खबर है कि इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा मामलों का आकलन किया गया है। तो एक के बाद एक हर दिन कोई न कोई बड़ी बैठक इस तरह की
मुद्दा यह है कि क्या इन सभी बैठकों को जोड़कर देखा जाए या फिर एक सामान्य प्रक्रिया इसे माना जाए। और इस सवाल का जवाब देना ऐसा प्रतीत होता है कि सबके लिए कठिन हो सकता है इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि सरकार की तरफ से आम तौर पर जो ये फैसले लिए जाते हैं वो बड़ी ही गुपचुप रहते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अगर आपको आवाज आ रही है हमारी, तो आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि कुछ अटकलें, कुछ बातें जो हर तरफ से बताई जा रही हैं, जम्मू कश्मीर के नेता जिन चीजों को लेकर अभी आकलन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, अब उस क्रम में पूर्ण राज्य का दर्जा भी हो सकता है जिसकी राजनीतिक मांगे लंबे समय से की जा रही हैं। अभी बार बार इस सवाल का जवाब भी पूछा जाता है, चाहे वो एलजी हो, चाहे फिर गृह मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो जम्मू कश्मीर के। लेकिन ये सारी मुलाकातों को जितेंद्र हम अलग अलग रूप में देखें या फिर वाकई कड़ियां जुड़ रही हैं? जितेंद्र, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है? जितेंद्र, ये सारी जो मुलाकातें हैं उन्हें जोड़कर क्या देखा जा सकता है? क्या ये गुंजाइश है कि कोई बड़ा फैसला कल के दिन 5 अगस्त अपनी परंपरा को निभा जाए 2020 के बाद? देखिए श्वेता, बहुत सारी अटकलें इस वक्त लगाई जा रही हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बैठक में हमने देखा कि एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ आईबी चीफ और इसके अलावा जो गृह सचिव हैं इस बैठक में शामिल थे। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में उन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की गई जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई ये बैठक थी। और इसमें जो देश के जो आंतरिक सुरक्षा है, यानी कि जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा, इसके साथ साथ जो बॉर्डर की सिचुएशन है, इन तमाम चीजों को लेकर के एक बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से मीटिंगों का दौर लगातार चल रहा है, वैसे में अलग अलग तरीके के कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर श्वेता कोई भी व्यक्ति जो है आधिकारिक तौर पर किसी भी तरीके की जानकारी इस पूरे मुद्दे को लेकर के नहीं दे रहा है। जिस तरीके से हमने सदन के अंदर भी देखा कि पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग अधिकारी जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमने गृह मंत्रालय में भी देखा जो कि नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है, वहां पर भी बैठकों का दौर चल रहा है। तो एक तरीके का कयास लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन किस तरीके से क्या होगा बड़ा, इसको लेकर के अभी कहीं से भी आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं जा रहा है। आज जो आधिकारिक तौर पर एक बैठक, जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। दो चीजें हैं, एक तो जो जम्मू कश्मीर के परिस्थितियां हैं उसमें इस तरह की मुलाकातें सामान्य हो सकती हैं, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति से मुलाकात, कल के दिन की जो मुलाकात हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। अब इन मुलाकातों से उठते सस्पेंस के बीच सियासत की क्या सबसे बड़ी खबर अब निकल सकती है? अब हम आपको इस सस्पेंस भरी खबर से निकलते सबसे बड़े अनुमान से खबरदार करते हैं। चर्चा यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा हो सकता है। जम्मू कश्मीर को समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते रहे, अनुमान यह जताया जा रहा है कि वो समय मुमकिन है अब आ चुका हो। चर्चा है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद में कहा था, वो वक्त क्या जम्मू कश्मीर के लिए अब आ चुका है? उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को छूट दिया जाएगा। लेकिन क्या 10 महीने पहले जो प्रधानमंत्री ने कहा वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया? जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। आज तक से जो बात गृह मंत्री ने कही, क्या वो अब ऐलान करने का वक्त आ चुका है? टाइम फ्रेम मैंने संसद में ही दे दिया था कि जैसे ही स्टेटहुड देने का समय आएगा हम उस पर उचित निर्णय कर करेंगे। कोई तिथि यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम में बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा, और संसद चल रही है तब तो जरा भी उचित नहीं होगा। लेकिन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात को दोहराते आए हैं कि वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और तब रविवार को प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात, फिर कुछ ही घंटे में अमित शाह की राष्ट्रपति से भेंट के पीछे
चर्चा सबसे बड़ी यही है कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण केवल राष्ट्रपति से पीएम और गृह मंत्री का मिलना है? तो जवाब है नहीं। क्यों आज हम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का अनुमान है? उसका संकेत 31 जुलाई को उमर अब्दुल्ला के गुजरात दौरे से भी निकलता है। 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुजरात दौरे पर पहुंचते हैं। गुजरात में सीधे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उमर अब्दुल्ला यहां तस्वीर खींचते और खिंचवाते दिखाई देते हैं। उन सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा के सामने, जिन्होंने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की एक नहीं चलने दी। कश्मीर के लिए लौह पुरुष बनने वाले सरदार की प्रतिमा के पास पहुंचकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, अब उस पर पहले गौर करिएगा। इतना मतलब शानदार होगा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। देख के पता चल जाता है कि बना क्या है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम सब आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनके लिए सही माने में ये एक श्रद्धांजलि है और नए भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि जुलाई महीने की आखिरी तारीख को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने गुजरात दौरे के दौरान सुबह सुबह साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और बाद में वो अपने मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा करते हैं। और उसी दिन यानी कि 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी जाते हैं और वहां पर वो सरदार पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उमर अब्दुल्ला की इस पहल का सोशल मीडिया पर स्वागत किया और उनकी प्रशंसा भी की। और उसी के बाद से यहाँ जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गलियारों में जो है अटकलें शुरू हो गई। दरअसल विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और विपक्ष का कहना है, खासतौर पर पीडीपी का कहना है कि ये जो गुजरात का दौरा था उमर अब्दुल्ला का, ये कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की तरफ से प्रयास था बीजेपी को खुश करने का। ऐसा आरोप पीडीपी ने लगाया और तब से ही यहाँ पर राजनीतिक अटकलें चल रही है। ये शिफ्ट जो है कोजीनेस दिखाने की, मोदी जी करना, जो मोदी जी उमर साहब ने शुरू किया है, इनको याद करना चाहिए। जब इन्होंने अपनी दस्तार खोली थी तब इन्होंने कहा था मेरी इज्जत रखो क्योंकि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, जो बीजेपी ने आपके साथ गलत किया उस चीज से मुकरे हैं। जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के अनुमान का दूसरा संकेत वक्त से पहले अमरनाथ यात्रा को खत्म कर देने में भी मिलता है। आखिर जम्मू कश्मीर में इस समय अफवाहों का बाजार गर्म क्यों है? इसका एक कारण ये भी है कि समय से पहले ही इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मौसम का हवाला देते हुए इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा को श्रावण पूर्णिमा से पहले ही रोक दिया है। अगर हम देखें तो पारंपरिक तौर पर प्रतिवर्ष जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा होती है वो श्रावण पूर्णिमा को समाप्त होती है, लेकिन इस वर्ष ये यात्रा खराब मौसम का हवाला देते हुए प्रशासन ने पहले ही रोक दी है। और इसी प्रकार से 2019 में भी ऐसा ही हुआ था, समय से पहले ही श्री अमरनाथ जी की यात्रा को रोक दिया गया था और उस समय कारण ये बताया गया था कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा को आतंकी खतरा है। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया। यूं तो प्रशासन खराब मौसम की बात कह के अमरनाथ यात्रा को 9 अगस्त से पहले 3 अगस्त को खत्म करने की वजह बताता है, लेकिन महंत दीपेंद्र गिरी के अब सवाल पर गौर करना जरूरी है। ये यात्रा 1 सप्ताह और थी, 9 तारीख तक ये चलनी चाहिए थी। अगर मार्ग कहीं से ठीक नहीं है, वर्षा के कारण वो खराब हो गया है, इससे यात्रा जब पूर्व चल रही थी तब भी मार्ग कई बार वर्षा के कारण अवरुद्ध हुआ, वो ठीक दुरुस्त करके यात्रा चला दी गई। महंत दीपेंद्र गिरी का मानना है कि अगर खराब मौसम की वजह से रास्ते खराब होने की बात कहकर यात्रा रोकी जाती है तो रास्ते तो पहले भी खराब हुए, लेकिन उन्हें तैयार करा के यात्रा अमरनाथ की पूरी हुई, तो फिर अभी क्यों 1 हफ्ते पहले यात्रा को रोका जा रहा है? यही वजह की कांग्रेस नेता आशंका जताते हैं कि जम्मू कश्मीर पर हो सकता है सरकार बड़ा फैसला ले ले। 2 दिन पहले ही इसका खामोशी से ऐलान हो गया कि यात्रा बंद हो गई और कुछ लोगों ने
स्वागत भी करना शुरू कर दिया कि चलो जी यात्रा संपन्न होगी। अब बात पहलगाम हमले पर हो रही राजनीति की, जिसमें आतंकवादी पाकिस्तानी थे या नहीं से बहस अब आगे जाकर इन दावों के इर्द गिर्द की जा रही है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने लोगों को धर्म पूछकर नहीं मारा। पहलगाम हमले के बाद देश ने जब पीड़ितों के मुंह से धर्म पूछकर गोली मारने की बात सुनी थी, जिनके पति और पिता मारे गए, उन्हें यह कहते सुना था कि आतंकवादियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को कहा था। विपक्ष के नेता इसे सरकार का नैरेटिव बताकर खारिज करने में लग गए। 12 फरवरी को दुल्हन बनी ऐश्वर्या द्विवेदी का 22 अप्रैल को सब कुछ उजड़ जाता है। ऐश्वर्या के सपनों में आग लगने की शुरुआत एक सवाल से हुई। Just approached us and he was like, Hindu है या मुसलमान? And then we said, because we had no idea what he's saying, we said, what happened? He again said, are you Hindu or Muslim? कहां पे आपका बेटा, कहां पे? हिंदू हो या मुसलमान, 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कत्लेआम करने से पहले जो सवाल सबसे पहले और बार बार पूछा वो यही था, हिंदू हो या फिर मुसलमान। If you are Muslim, please read kalma. Whatever he not say please, but he said read kalma. We both couldn't understand what he's trying to say. Both of us said to him that Hindu. The moment we finished the sentence, we are Hindu, we just shot him dead. ऐश्वर्या द्विवेदी की बाहों में इनके पति ने दम तोड़ा। इसी तरह से देश ने आतंकी हमले में अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं को कहते हुए सुना, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कहते हैं कि देश में आग लगाने के लिए सरकार की तरफ से जानबूझकर धर्म पूछकर मारने का राजनीतिक नैरेटिव सेट किया गया। उन्होंने बहुत से पीड़ितों से बातचीत की, लेकिन किसी ने भी धर्म के आधार पर कत्लेआम की बात नहीं मानी। तो ऐसा मानने वालों में सिर्फ संजय राउत नहीं, बल्कि इस इंटरव्यू में बैठे हर सदस्य सहमत नजर आते हैं, जिन्होंने पहलगाम हमले की सबसे तकलीफदेह बात को एक झटके में खारिज कर दिया। देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है। अब तक पाकिस्तान के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर विपक्ष की तरफ से सबूत मांगे जाते रहे, लेकिन यहां सवाल आतंकवादियों की तरफ से कत्लेआम करने के बुनियादी सवाल को लेकर है। उस नफरत को खारिज करने की बात हो रही है जिसने बेटियों के सिंदूर को उजाड़ दिया। तो क्या वाकई में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों का कत्ल नहीं किया? उन्होंने पूछा कि हिंदू कौन है, खाली हिंदू पूछा। फिर बाद में उन्होंने, तो मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया। उन्होंने हाथ ऊपर किया तो उनको तो डायरेक्ट सिर में ही गोली मारी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कत्लेआम के बाद न जाने कितने पीड़ितों ने यह बात दोहराई, बताया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा है। क्या किसी लोकल लोगों को भी उन्होंने गोली मारी? क्या किसी लोकल लोगों को भी उन्होंने? लोकल लोगों को नहीं, जो मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू है, उनको ही गोली मारी है। पहलगाम हमले से जुड़ी अब ये गवाही भी सुनी, जिसमें सूरत के इस बच्चे ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत के चलते दम तोड़ते देखा। जब आतंकवादी आए तो ये बच्चा अपने पिता के साथ खाना खा रहा था, बिना ये जाने कि अगले ही पल इसके सिर से पिता का साया उठने वाला है। हाँ, आतंकवादी ने अचानक हमारे सामने आ गए और बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को गोली से शूट कर। भारत जैसे देश में किसी भी मुद्दे को राजनीति से बचा पाना करीब करीब असंभव, इसलिए पहलगाम हमले को लेकर भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम
आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने का सबूत मांगते हैं, तो मणिशंकर अय्यर कह चुके हैं कि कोई नहीं मानता कि पहलगाम हमला पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान को इन्हीं सवालों से ताकत मिलती है। वो दुनिया के सामने भारत से उठने वाली इन्हीं आवाजों को अपनी ढाल बनाता है। ऐसा करके उसे भारत के दावों पर सवालिया निशान लगाने में आसानी होती है और फिर पाकिस्तान का नैरेटिव मजबूत होता है। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे, उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। राजनीति में भी सभी दलों का मकसद जीतना होता है, लेकिन सियासी फायदे के लिए अक्सर नेता और दल लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पहलगाम हमले में जिस तरह कत्लेआम हुआ उससे दर्द होता है, लेकिन जो उन्हीं की पार्टी के नेता बातें कर रहे हैं उससे क्या पीड़ितों के दर्द में इजाफा नहीं होगा। चिदंबरम आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत मांग रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई है। पीओके के एक पत्रकार ने दावा किया है कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी के साथियों ने लश्कर के कमांडर को मार भगाया। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, ना आतंकवाद खत्म हुआ था और ना ही होगा। मिलिटेंसी ना खत्म हुई है ना खत्म होगी। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूं इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे, नहीं होगी। लेकिन पीओके से हो रहे दावे उन्हें नकारते हैं। बताते हैं कि ऑपरेशन महादेव के बाद पीओके में आतंकवाद का विरोध हो रहा है। पीओके में आतंकी कमांडर की खुलेआम पिटाई की गई है। ऑपरेशन महादेव के बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के पत्रकार ने यह दावा किया है। सबसे बड़ा दावा यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारी नुकसान के बाद पीओके के स्थानीय लोगों में आतंकी संगठनों के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। घाटी में पाकिस्तानी आतंकवाद की पोल खुल चुकी है, लेकिन पीओके में भी उसके लिए हालात अच्छे नहीं। आतंकी संगठनों में भर्ती को लेकर पीओके में आम लोग खुलकर आ गए हैं और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों का विरोध शुरू कर दिया है। आतंकी कमांडर की जनता के हाथों इस तरह से खुलेआम पिटाई शायद ही पहले कभी हुई हो। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकवादी हबीब ताहिर उर्फ छोटू के नमाज जनाजा में लश्कर कमांडर की पिटाई कर दी जाती है। पीओके की कुइयां गांव में लश्कर तैयबा से जुड़े कमांडर रिजवान हनीफ को गांव वालों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। वो अपने हथियारबंद साथियों के साथ गांव से भाग गया। इसी ने हबीब ताहिर को आतंकी बनाया था। गांव के लोग अब पंचायत बुलाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि आतंकी भर्ती और गतिविधियों का मिलकर जवाब दिया जा सके। ऑपरेशन महादेव के दौरान की गई फॉरेंसिक जांच, दस्तावेजी सबूतों और गवाहों के बयान साफ तौर पर दिखाते हैं कि तीनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक और लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी थे, जो हमले के बाद से दाचीगाम हरवान के जंगलों में छिपे थे। ये रिपोर्ट एक और बात कहती है कि गोलियां चलाने वालों की टीम में कोई भी स्थानीय कश्मीरी शामिल नहीं था। पहला आतंकी था सुलेमान शाह, जिसका ऑपरेशन कोड नेम था फैजल जट। ये लश्कर का 8++ कैटेगरी का आतंकी कमांडर था। ये पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था और लीड शूटर था। इसी ने पहली गोली चलाई थी। दूसरा आतंकी था अबू हमजा, जिसका कोड नेम था अफगान। ये A ग्रेड का लश्कर कमांडर था। दूसरी गोली इसने चलाई थी। तीसरा आतंकी था यासिर, जिसका कोड नेम था जिब्रान। ये भी A ग्रेड कमांडर था। ये तीसरा गनमैन और रियर सिक्योरिटी वाला था। भारतीय एजेंसियों ने यह भी साबित किया है कि इन तीनों आतंकियों को पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे और जो जानकारी सामने आई है उससे पाकिस्तान कटघरे में खड़ा दिखता है। इन तीनों आतंकियों का हैंडलर साजिद सैफुल्लाह जट था, जो लश्कर का दक्षिण कश्मीर का ऑपरेशंस चीफ है। ये लाहौर का रहने वाला है। उसके वॉइस सैंपल आतंकियों से बरामद सैटेलाइट फोन और उससे पहले के इंटरसेप्टेड कॉल से मैच करते हैं।
पाकिस्तान के गुनाह का दूसरा सबूत रिजवान अनीस से इन आतंकियों के संबंध से मिलता है। रिजवान अनीस लश्कर तैयबा का रावलकोट चीफ है। ये आतंकियों के मारे जाने के बाद 29 जुलाई को उनके घर गायबाना की नमाज का इंतजाम करने गया था। यानी जब शव के बिना ही आखिरी नमाज पढ़ाई जाती है तब उसे गायबाना की नमाज कहते हैं। इस नमाज का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया और अब उसकी फुटेज भारतीय डोजियर का हिस्सा है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पहली बार हमारे पास पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जारी दस्तावेज हैं जो पहलगाम के आतंकियों की पहचान को बिना कोई शक साबित करते हैं। अब देखिए, हमने तो हमला किया था पाकिस्तान स्थित टेररिस्ट ठिकानों पर। अब पाकिस्तान से गलती हो गई। टेररिस्ट ठिकानों पर जो हमला किया था उसको वो अपने पर का हमला मान बैठे और पूरी दुनिया में कहते थे कि हमारा टेररिज्म से कोई लेन देन नहीं है। ये तो अब ऐसे ही ग्रुप करते, हम तो विक्टिम है, जो मनमोहन सिंह ने सर्टिफाइड भी कर दिया था कि ये भी विक्टिम है। मान्यवर, मगर दूसरे दिन इनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ और पाकिस्तान को मालूम नहीं पड़ा कि ये पूरी दुनिया देखेगी। सेना के आला अफसर उनके नमाजे जनाजा में उपस्थित हुए, उनके जनाजे को कंधा दिया। लेकिन इतने सबूत पेश करने के बावजूद विपक्ष की तरफ से लगातार आतंकियों के पाकिस्तान से होने के सबूत मांगे जाते रहे। मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि जो पहलगाम टेररिस्ट थे उनको मार गिराया है, तीनों को एनकाउंटर में। क्या कहना चाहिए? देखिए, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है, न मैं जानता वो कौन थे। जिन लोगों ने उनको देखा है वही आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कौन थे। तो सारे कांग्रेसी ऐसे ही हैं, तभी तो ये पाकिस्तान में हीरो हैं, तभी तो और कल तो वो बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि हमारे लोग भारत के सदन में बैठे हुए हैं। वी हैव आवर ओन पीपल सिटिंग इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कौन है वो उनके अपने लोग जो भारत के सदन में बैठे हुए हैं? आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर होने वाली सियासत में सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान का होता है, लेकिन जिस तरह से पीओके में आतंकियों के खिलाफ आम लोग उठ खड़े हुए, उससे ये संदेश मिलता है कि आतंक को लेकर पाकिस्तान अब पीओके में भी बेनकाब होता जा रहा है। आज तक पर हमने देश के एसएससी परीक्षा देने वाले छात्रों का मुद्दा उठाकर खबरदार किया, जहां सैकड़ों छात्रों को शिक्षकों के साथ ही पिछले हफ्ते दिल्ली आकर प्रदर्शन करना पड़ा। अब बड़ी खबर आ रही है इससे जुड़ी। कई कोचिंग के शिक्षकों ने आज डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह और एसएससी चेयरमैन से मुलाकात की है, जहां अब यह खबर आ रही है कि अगर कोई सवाल गलत पूछा जाता है तो उसे लेकर आपत्ति जताने वाले छात्र को प्रति सवाल 100 रुपए जो फीस देनी पड़ी है उसे वापस किया जाएगा। एसएससी परीक्षा में शामिल हुए 5 लाख छात्रों में से लगभग 55,000 प्रभावित छात्रों की सूची तैयार की जाएगी, जिनको अलग अलग कारण से परीक्षा में दिक्कत हुई है। तो इसको लेकर बड़े दिनों से काफी बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब जो इस पूरे मामले में समाधान के तौर पर एक तरह से हम समझ सकते हैं कि सामने आ रहा है। मिलन, हमारी संवाददाता बताएंगी कि जो कोचिंग के टीचर्स हैं, मिलन, जो छात्र हैं जो लगातार इस सबसे प्रभावित रहे हैं, इस समाधान को लेकर कोई प्रतिक्रिया आपको अभी तक समझ में आ पाई है? श्वेता, ये मीटिंग जो थी आज कोचिंग के शिक्षकों की डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ और एसएससी चेयरमैन गोपाल कृष्णन जी के साथ, ये बेहद अच्छी मीटिंग रही है, क्योंकि इसमें कई वो बिंदु इन पर चर्चा हुई है जिसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें से एक मुख्य बिंदु ये था कि अगर गलत सवाल के लिए हमें रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके लिए प्रति गलत सवाल को रिप्रेजेंट करने के लिए 100 रुपए चार्ज किए जाते थे, और इसको लेकर भी आपत्ति जताई थी टीचर्स ने। श्वेता, ये कह रहे हैं कि जो अगर सवाल गलत निकलता है तो 100 रुपए को रिफंड किया जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट था छात्रों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत बड़ी बात कही गई थी कि कई जगह जहां एग्जाम हो रहे हैं वो भैंसों के तबेले के पास हो रहे हैं और ऐसी सब चीजें, तो उसको लेकर जो मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ है उसमें बताया गया है कि देखिए, शिक्षकों को वेंडर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यदि वो टीसीएस हो, यदि वो एडुकेटी हो,
वो कोई भी वेंडर हो, एग्जाम कराने की जिम्मेदारी एसएससी को है। आप एसएससी को आके कंप्लेन करिए और किसी भी वेंडर की तरफ आप एक तरफा या दो तरफा मत करिए, वो एसएससी की जिम्मेदारी है, ये उन्हें साफ कह दिया गया है। और दूसरी बहुत बड़ी बात, जो सीजीएल के जो एग्जाम्स होने वाले थे, जिसको लेकर बहुत डर जताया जा रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि उसमें कम से कम 28 से 30 लाख बच्चे अपीयर करने वाले हैं 13 अगस्त से। सरकार ने साफ कर दिया है एग्जाम वक्त पे किया जाएगा, 13 अगस्त से एग्जाम करवाया जाएगा। और यहाँ पे मंत्री ने खुद भी जिम्मेदारी ली है कि इस एग्जाम को कराने के लिए एसएससी एकदम तैयार है, इसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। और जो 55,000 बहुत धन्यवाद मिलन जी, मिलन बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। जाहिर है परीक्षाओं को लेकर, परीक्षा जिस तरीके से कराने हैं उसे लेकर और उसमें होती समस्याओं को लेकर सरकार भी संजीदा है, आवश्यकता भी इसकी है, क्योंकि टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार ये दिक्कतें सामने आती हैं। जरूरी है कि पूरी स्वच्छता इस परीक्षा प्रणाली में रहे। बिहार से सरकारी कामकाज की पोल खोलता एक वीडियो आया है। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन में झरने की तरह पानी बह रहा है। बारिश का पानी भवन की छत से सीधा भवन के अंदर गिर रहा है। गंगोत्री है, यहीं से गंगा निकलेगी। ये देखिए, देखकर ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि वाकई कोई झरना बह रहा हो उस छत से और सौंदर्यीकरण का हिस्सा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मुमकिन है कि भ्रष्टाचार का झरना। गंगोत्री है, यहीं से गंगा निकलेगी। और अब आपको जनता के लिए जरूरी प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के पाइप में करप्शन का लीकेज लाने वालों से खबरदार करते हैं। खबर छत्तीसगढ़ की, जहां दावा है कि 11,600 करोड़ रुपए खर्च तो किए गए, लेकिन फिर भी घरों तक पाइप लगाकर, नल लगाकर जहां दावा कर दिया गया कि पानी भी पहुंच गया, वहां पानी की एक बूंद अब तक नहीं नल से आई। हमारा मानना है कि आम आदमी के पैसे से आम आदमी के लिए अगर योजना लागू हो रही है तो फिर वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही? क्या छत्तीसगढ़ में सरकारी वाहवाही केवल पाइप और नल लगाकर लूट ली जा रही है? जहां पाइप है तो नल नहीं, नल है तो जल नहीं, आज है तो कल नहीं वाली नौबत जनता के सामने लाकर बहुतों ने अपना गला, आरोप है कि करप्शन से तर कर लिया और आम आदमी को पानी के नाम पर मुंह चिढ़ाता सिर्फ पाइप मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में कौन गड़बड़ी कर रहा है? किसने प्रधानमंत्री की जनहित में जरूरी योजना पे कागज पर केवल पानी बहा दिया है? किसने देश में जनता को घर तक पानी पहुंचाने वाली योजना में टंकी खड़ी करके सिर्फ आंकड़ों का खेल खेला है? आज तक संवाददाता सुमी केवल पटेल की छत्तीसगढ़ से खबरदार करती एक्सक्लूसिव पड़ताल। छत्तीसगढ़ में धमतरी का बिजनापुरी, दीवार पर लिखा है जल अनमोल है, जल है तो कल है, बीच में जय श्री राम है, लेकिन नारे और भगवान के नाम के बावजूद इसी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की सपनों की योजना का नल सूखा पड़ा है, क्योंकि यहाँ कभी पानी पहुंचा ही नहीं। कागज पर दावा है 100% हर घर नल से जल योजना पूरी, हकीकत में 2 साल से यहाँ पर नल लगा कर दिया, जल नहीं दिया। मेरे आगे आप ये जो नल देख रहे हैं, जल जीवन मिशन के तहत इसे बिजनापुरी के हर एक घर के सामने लगाया गया है। हर घर नल योजना के तहत आप देखेंगे इसमें तोती तक भी नहीं दी हुई है। 2 साल से इस नल को बनाकर यहाँ पे छोड़ दिया गया है। 2 साल से दस्तावेजों में तो बिजनापुरी में पूरे तरीके से कनेक्शन दे दिया गया है, पाइपलाइन बिछा दी गई है, घर घर के तहत नल भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, ओवरहेड टैंक यानी कि जो पानी की टंकी है वो भी बना दी गई है, लेकिन लापरवाही ऐसी कि आज तक एक बूंद भी इन नलों से निकल नहीं पाया है। वो टंकी पानी के लिए तरस रहा है और इसी के चलते हमारे ग्राम बिजनापुरी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन महिलाएं बर्तन पकड़ करके झगड़ा लड़ी करती रहती है, वाद विवाद करती रहती है। करे तो करे भी क्या कर सकते हैं, आगे ऊपर अधिकारी कर्मचारी है वो लोग ध्यान देते। और टंकी बनने के बाद ना पूरा गली गली खोद करके पानी पाइप तो बिछा दिए, घर घर में वो चबूतरा भी बना दिया, लेकिन वो चबूतरा में पानी के नाम से एक बूंद भी नहीं है। कितने बजे निकलती हो आप पानी लेने? 3 बजे निकलते हैं।
3 बजे रात में पानी मिलता ही नहीं मिलत बहिनी। 3-4 साल हो गए 3 बजे के उठे रहन हमन हम खुदे पारी ऊपर पारी लगे रहन गगरी हौला सब हम माढ़े रही है तेदत के जन बोतल में दे हम लइका मुंह सुखा थे कहन तेकर बार नहीं मिले पानी। कितना पानी मिल जाता है ये दाई 1 गुंडी 5 घंटा में 1 गुंडी मिली। जब ये नल बना था तो उम्मीद आई थी कि हर घर नल योजना के तहत पानी नहीं है। यहाँ इस पूरे गांव में जहां जहां मैं चल के जा रही हूँ जगह जगह दीवारों पे जल को लेकर अवेयरनेस दी गई है। और यहाँ पर भी देखिए जल है अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल, जल है तो कल है, ये सारे स्लोगन्स जगह जगह चिपके हुए हैं। लेकिन देखिए आप ग्राउंड रियलिटी जरा देखिए, ये भी हर घर नल के तहत ये नल की हालत देखिए। ये पूरा जो एरिया है क्योंकि यहाँ से एक बूंद पानी भी नहीं आता है तो उसको दूसरे कार्यों के लिए अब इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि ये जो लकड़ी है जो लाइफ स्टॉक के लिए इस्तेमाल होती है, इसको इसी से खाना बनता होगा, डोमेस्टिक बाकी सारे कार्य होते होंगे, उसको रखने के लिए एरिया काम आ रहा है। देखिए फुल प्रूफ बनाया तो गया था लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तो सोचना होगा कि किसकी लापरवाही है, ये कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने पैसा खाया है, कौन से ऐसे नेता है जिन्होंने पैसा खाया है। खबरदार करती इस ग्राउंड रिपोर्ट को आगे आज तक ने बढ़ाया। पता चला वक्त का पहिया जितना तेजी से सरकारी योजना के नाम पर कागज पर घुमाया जा रहा है, हकीकत में ऐसा है नहीं। राजनांदगांव का बुंदेली कला गांव वाले भी संवाददाता सुवी की तरह महीनों से पानी की टंकी को निहारते रहते हैं, क्योंकि यहाँ टंकी तो खड़ी है लेकिन खाली पड़ी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन अब हमें लाई है राजनांदगांव के डोमाटोला ग्राम पंचायत से जुड़े हुए बुंदेली कला गांव में। ये बुंदेली कला जो गांव है ये डोमाटोला पंचायत पे आश्रित है और यहाँ पर ऑन पेपर 80% जो कनेक्शन है जल जीवन मिशन के तहत वो घर घर नल पहुंचाने का काम ऑन पेपर कर दिया गया है। ये जो आप टंकी देख रहे हैं, ओवरहेड टैंक देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि जल जीवन मिशन के तहत, और ये 3 साल से ऊपर हो गए इसको यहाँ पे बने हुए, बिल्कुल चकाचक लग रहा है लेकिन इसका कोई काम नहीं है क्योंकि कनेक्शंस अभी भी घर तक नहीं पहुंचे हैं। हर किसी के घर में नल दे दिया गया है लेकिन 3 साल से वो पानी का ही इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, जिस जल जीवन मिशन योजना की वाहवाही की बांग सरकारी अधिकारी दिल्ली तक सुना देते हैं, वाहवाही के अंडे राज्य सरकार बटोर लेती है। जमीन पर काश कोई आकर झांक लेता कि पाइप लगाकर जिस गांव को कागज पर नल से जल योजना पर पानी से लपालप भरा बता दिया गया, वहां पर आम आदमी कहीं पाइप लिए हाथ में, कहीं टोटी घुमा घुमा कर चेक करता रहता है पानी आया या फिर नहीं। अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है, पानी का समस्या हल करे। और ये हाल सरगुजा से लेकर गौरेला पेंट्रा मारवाही तक है, यानी एक नहीं तमाम जिलों की पड़ताल खबरदार करके पूछती है कि छत्तीसगढ़ में ही कागज पर नल दिखाकर योजना पर पानी फेर दिया जा रहा है। 11,600 करोड़ रुपए जहां जल जीवन मिशन पर खर्च हो चुका है, वहां अब भी ये बिना नल वाले पाइप पूछते हैं कि पानी का सूखा क्यों है। हर जगह लिखा हुआ है 80%, कई जगह 85%, कई जगह 90% ये लिखा हुआ है। और टोटल 5 लाख घरों में ये कनेक्शन देने थे, लेकिन इस कागजात के हिसाब से ये जो कनेक्शन है लगभग 4 लाख घरों में ऑलरेडी दे दिए जा चुके हैं। और अगर आप ग्राउंड पर जाकर इसकी रियलिटी देखेंगे, धरातल पर जाकर इसकी रियलिटी देखेंगे तो सिर्फ पता चलेगा कि 17.5% ही टारगेट अचीव कर पाई है सरकार। और अब सवाल है कि जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार पहले की सरकार में हुआ या फिर अनदेखी और करप्शन के आरोप अब तक के राज में कायम है? जहां बीजेपी सरकार के राज को 1.5 साल बीत चुके हैं लेकिन हालात नहीं बदले। टेंडर को लेकर तमाम बातें हुई और उसके बाद यानी कुल मिलाकर लगभग 2.5-3 साल बाद ये योजना हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित हुई। पर टेंडर को लेकर बहुत प्रकार की बातें उस समय आई थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने उसका एनालिसिस किया और 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किए, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, 4 को शोकॉज नोटिस दिया, अनेक कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है, उनके काम को टर्मिनेट किया है, लगातार कार्यवाहियां हो रही है और हम उस काम को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2024 ही जिस मिशन में लक्ष्य था, वहां अगर 2-2, 3-3 साल से सिर्फ पाइप खींचकर भुला दिया गया तो सवाल है कि आप जांच होगी कि चूक और जिम्मेदारी किसकी है, या फिर सरकार ने मान लिया कि कागज पर पानी बहाओ, बाकी जनता चाहे उसी नल से पानी निकालने में पसीना बहाती रहे। अब विपक्ष की राजनीति से जुड़ी आज की बड़ी खबर से अब आपको खबरदार कर दें।
सुदीप बंदोपाध्याय की जगह अभिषेक बनर्जी अब तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में पार्टी के नेता बनाए गए हैं। वहीं खबर है कि ममता बनर्जी ने आज अपनी ही पार्टी के लोकसभा सांसदों पर समन्वय की कमी और लगातार झगड़े का आरोप लगाया है। ममता ने किसी खास सांसद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पार्टी के लोकसभा सांसदों को निजी झगड़ों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने और शर्मिंदगी का कारण बनने के लिए फटकार जरूर लगाई। ममता के इस एक्शन के पीछे उनके 2 सांसदों की खुलेआम हो रही लड़ाई है। आज तक से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी ही पार्टी के सांसद को अपशब्द कहे, जिसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप से इस्तीफा दे दिया है। One would actually, call it trash talk. Came from your own party people. Now, I know you wouldn't give a rat's ass or you don't care a damn about what people say, but they were saying it. And I don't think there was a they. I think it was a he. Kalyan I don't think Banerjee. there was So a they. yeah, There let's was- not, there was because a he. I'm glad you say it. So It I'll was name. I'll it was name one the he. person, it wasn't a So they. Kalyan Banerjee, and it's not the first time he's gone after you. He has gone after you repeatedly. He himself ran a campaign. 2024 elections. I was there. I remember interviewing you, and then I went to his constituency. He ran a deeply problematic campaign against the girl who was standing from the left, which constantly character assassinated that girl. And you guys are all in the same political outfit. How does it really work? You don't wrestle with the because the likes it and you get dirty. So that's kind of been my outlook to this whole thing. But like I said, there are deeply misogynistic, sexually frustrated, depraved men in India. And obviously they have their representation in parliament. अब जम्मू कश्मीर से आतंक का पूरी तरह सफाया करने का अभियान पूरी ताकत से चलाया जा रहा है और इस समय कुलगाम में 4 दिन से जारी एनकाउंटर में एक जबरदस्त मोड़ आ गया है। कुलगाम के अखाल के जंगलों में चल रही मुठभेड़ में पहली बार क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये क्वाडकॉप्टर्स उन ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं जहां आतंकियों के हाइडआउट्स हैं, यानी किसी गुफा में या किसी चट्टान के बीच आतंकियों ने अगर अपना ठिकाना बना रखा है तो ये क्वाडकॉप्टर्स सीधे उसके ऊपर बम गिरा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से हम आपको ताजा तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ देर पहले की है। आसमान में उड़ान भरता ये क्वाडकॉप्टर बम गिराता नजर आ रहा है। दरअसल अखाल के ये जंगल बहुत घने हैं, इनमें छिपे आतंकियों को जवानों की जान को सुरक्षित रखते हुए खत्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे पहले सेना के रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर आतंकियों पर गोले बरसा रहे थे, अब उनके साथ क्वाडकॉप्टर्स को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख लगातार सख्त हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा कि वो भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का बड़ा हिस्सा खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी अंतिम दर्शन के लिए गंगाराम अस्पताल पहुंचे। शिबू सोरेन के निधन के बाद पीएम से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सबने शोक प्रकट किया। बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी चले गए। अब बारी आज की अच्छी खबर की। आज सबसे बड़ी गुड न्यूज लंदन के ओवल मैदान से आई, जहां टीम इंडिया के रणबांकुरों ने जीत का परचम लहराया। भारत ने ओवल में 5वां और आखिरी टेस्ट मैच जीतकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। एक समय हार की ओर बढ़ रही टीम इंडिया ने आज पासा पलटते हुए इंग्लैंड को एक रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम की इस जीत में मोहम्मद सिराज ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने 104 रन पर 5 विकेट लिए। तो ये बड़ी खबर ओवल के मैदान से, जहां पर जूझते हुए टीम इंडिया ने जो जीत हासिल की वो बेहद शानदार रही।